Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thank you Sivakash, Raina and प्रियदर्शी for requesting this topic on career planning and its process. आप में से काफी लोगों ने मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर बोला कि सर पहले सब्सक्राइब और लाइक बोला करो, तब शायद जो लोग ज्यादा करेंगे। तो मैं आपके कहने पर पहले कर रहा हूँ कि अगर इस वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। So let's begin with this career planning and process. So first question is obviously what is career planning, and we'll cover it from two perspective. हम एक individual perspective से इसको cover करेंगे and we'll also cover from an organizational perspective. दोनों से इसको cover करते हैं। तो individual perspective में it is a process through which an employee makes goal and lay down the path to achieve it. तो basically जब हम अपना career शुरू करते हैं तो हर person अपने career के लिए कोई ना कोई goal जरूर बनाता है कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। और जिस तरह के आप गोल्स बनाते हैं और उस गोल्स को अचीव करने के लिए जो पाथ आप बनाते हैं कि भाई ए पॉइंट तक पहुंचने के लिए मैं ऐसे चलूंगा, यहाँ के बाद मैं अपना रास्ता बदल के बी पॉइंट पे चला जाऊंगा, यहाँ से रास्ता बदल के सी पॉइंट पे चला जाऊंगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि आप किस तरह से अपने गोल को अचीव करेंगे फ्रॉम ए पॉइंट टू सी पॉइंट, इसी को हम कहीं ना कहीं कैरियर प्लानिंग कहते हैं। इट गाइड्स देम कंटिन्यूटी एंड डायरेक्शन इन द प्रोफेशनल लाइफ। तो बेसिकली किसी भी एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव में कैरियर प्लानिंग आपको डायरेक्शन देता है, आपको एक कंटिन्यूटी बताता है, आपको बताता है कि ए पॉइंट के बाद आपको बी पॉइंट पे जाना है, बी के बाद आपको सी पे जाना है, और उसके मेथड्स भी आपको बताता है थ्रू कैरियर प्लानिंग प्रोसेस। लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव की बात करें तो उसका क्या मतलब हो? इट इज अ वे टू हेल्प आउट एम्प्लॉइज प्लान देयर कैरियर इन टर्म्स ऑफ देयर कैपेसिटी विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीड। और ऑब्वियसली जब हम ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में इसको देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में ही आपको देखेगी ना, तो कभी ऐसा थोड़ी सोचेगी कि आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे। तो दैट मीन्स कि इनका जो पूरा मोटिव होता है कैरियर प्लानिंग का कि जो भी एम्प्लॉइज ने अपने गोल बनाए हैं या कोई प्लान अगर बनाया है तो उस प्लान को अचीव कराने में उनकी हेल्प करें, प्लस उनकी कैपेसिटी और उनकी एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उनको प्रॉपरली गाइड भी करे कि उनके लिए राइट कैरियर पाथ क्या होगा। सो दैट इज कॉल्ड कैरियर प्लानिंग। इसको आप इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से भी समझना इंपॉर्टेंट है एज वेल एज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। So let's talk about the need and objectives now. कि why do we need career planning? The first objective is to retain competent employees in the organization. Obviously बात है, अगर कोई भी organization के पास कोई career plan ही नहीं है, कोई career growth ही नहीं है, कोई career development का कोई scheme ही नहीं है, तो obviously जो employee join करेगा वो उसको ये लगेगा why I am here? मुझे यहाँ पर रहने से क्या फायदा होगा? तो ऑब्वियसली अगर आपको कॉम्पिटेंट लोगों को, मतलब वो लोग जो स्किलफुल हैं, अगर आपको उन लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखना है तो आपको उनको प्रॉपर कैरियर प्लान गाइड करना पड़ेगा। The second is to provide promotional opportunities. ऑब्वियसली बात है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है मतलब एक तरह का प्रमोशन होना, तो वो प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करने के लिए आपके पास कैरियर प्लानिंग का एक पूरा प्रोसेस भी होना चाहिए और एक फॉर्मल प्रोसेस होना चाहिए जिसके थ्रू आप प्रॉपरली गाइड कर पाए किसी एम्प्लॉय को। The third is to enable employees to develop and make them ready for the future challenges. Obviously बात है, जो आज के किसी X पॉइंट पे कोई चैलेंज है, अगर आज किसी टाइम फ्रेम पे कोई चैलेंज है, आने वाले टाइम में वही सेम चैलेंज आप नहीं देखेंगे, आप कोई न्यू चैलेंज देखेंगे। तो ऑब्वियसली वो चैलेंज हो सकता है टेक्नोलॉजी वाइज हो जाए, वो चैलेंज कोई लीगल वाइज हो जाए, कोई चेंज इन सिचुएशनल फैक्टर हो जाए, तो इस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो कैरियर प्लान का ग्रोथ होता है वो कंपनी इस तरह से डिजाइन करती है कि वो एम्प्लॉय को ट्रेन कर पाए, एम्प्लॉय को गाइड कर पाए, एम्प्लॉय को मेंटर कर पाए, सो दैट कि वो फ्यूचर चैलेंजेस के लिए रेडी हो जाए। टू मोटिवेट एंड बूस्ट द एम्प्लॉय मोरल। ऑब्वियसली अगर आप प्रॉपरली कैरियर गाइडेंस देंगे किसी को, वो आप पर काफी भरोसा करेगा और उससे उसकी मोरल और उसकी लॉयल्टी भी बढ़ेगी। एंड द फिफ्थ वन, टू रिड्यूस द डिससैटिस्फैक्शन एंड द टर्नओवर। जितना बेहतर कैरियर प्लान आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में नजर आता है राइट फ्रॉम डे वन, उतना कम टर्नओवर मतलब उतना कम लोग आपको छोड़कर जाते हैं। So this is called their need and objective. Let's talk about the 6-step process of career planning process. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारे एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, तो ध्यान से समझेंगे 6-step प्रोसेस क्या है। सबसे पहला स्टेप क्या है? तो प्रिपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री। सबसे पहले आपको एक इन्वेंट्री बनानी है, अभी हम आगे इसको डिटेल में बात करेंगे। The second step is called identifying individual career needs. तो हर आदमी की जो इंडिविजुअल नीड होती है कैरियर को लेकर वो अलग अलग होती है, तो उसके नीड्स को आइडेंटिफाई करना, उसको समझना जो है वो हमारा सेकंड स्टेप है। थर्ड इज एनालाइजिंग द कैरियर अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियसली उसके बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटीज को भी समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हमेशा इन्वायरमेंट से मिलती है। एंड द फोर्थ स्टेप इज मैचिंग द एम्प्लॉयज नीड्स और गोल्स विद द कैरियर अपॉर्चुनिटीज। तो एक तरफ आपने एम्प्लॉय के नीड्स देख लिए, एक तरफ आपने कैरियर की अपॉर्चुनिटीज देख ली,
फिर आपको मैपिंग करनी है, मैच करना है कि कौन सा एम्प्लॉय कहाँ फिट करेगा। देन फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फाइनली आपको ट्रेनिंग देनी है, आपको डेवलप करना है अपने एम्प्लॉइज को। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द रिव्यू ऑफ कैरियर प्लान, कि आप पूरा कैरियर प्लान अपना रिव्यू करके देखेंगे। अब इन 6 के 6 स्टेप्स को मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। सबसे पहले मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंटरी की बात करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंटरी क्या होती है कि सबसे पहले जो आपके पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है, जो भी आपके पास एम्प्लॉइज ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सबसे पहले आप उनको देखोगे कि उनकी एबिलिटीज, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस किस तरह का है, उनका ओवरऑल एप्टीट्यूड किस तरह का है, वो किस तरह की स्टेटस लेवल पे काम कर रहे हैं, किस तरह की ड्यूटीज दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको अपना एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी नहीं पता होगा तो आप कैसे जानेंगे कि आपके पास राइट नंबर ऑफ पीपल है या नहीं है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपन इज कि या तो आपके पास एम्प्लॉय की शॉर्टेज हो जाती है, मतलब आपके पास जो एम्प्लॉयज आपको चाहिए वो है ही नहीं, या फिर आपके पास सरप्लस हो जाता है, आपके पास इतने सारे लोग हैं कि आपके पास उस हिसाब से काम ही नहीं है। तो आपके लिए राइट मैच बनाना, दोनों के बीच का बैलेंस बनाना है, ना तो शॉर्टेज होना चाहिए ना तो सरप्लस होना चाहिए, और इन दोनों के बीच का बैलेंस होता है ऑप्टिमम। मतलब आपको ऑप्टिमम लोग चाहिए, वो भी राइट पोजीशन पे, राइट प्लेस पे, राइट क्वालिफिकेशन के साथ, राइट स्किल्स के साथ, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले अपना ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंटरी चेक करें। द सेकंड स्टेप इज आइडेंटिफाइंग योर कैरियर नीड्स। अब कैरियर नीड्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एनालाइज एम्प्लॉयज कैरियर एंकर्स, एस्पिरेशन, गोल्स थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। सबसे पहले आपको जो चीज करनी है वो ये करनी है कि एम्प्लॉय के एस्पिरेशन को समझिए, एम्प्लॉय की नीड्स को समझिए कि कौन सा एम्प्लॉय किस लेवल का है, कौन सा एम्प्लॉय कितना एम्बिशियस है, कौन से एम्प्लॉय का कितना अच्छा विजन है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। और यहीं पर आपका सबसे पहला असेसमेंट होना चाहिए, और वो भी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, ऐसे सब्जेक्टिव नहीं कि अपने मन में जो आया वो कर दिया। ऑब्जेक्टिव मतलब एक प्रॉपर प्रोसेस से, प्रॉपर मेथड से आपको इस चीज को निकालना है कि कोई एम्प्लॉय अपने कैरियर को लेकर कितना एस्पिरेशनल है, कितना उसको गोल्स के बारे में अपने पता है। The second thing is, since most of the employee do not have clear idea, obvious सी बात है, जब आप कैरियर को स्टार्ट करते हैं, जब आज से मैंने 10 साल पहले स्टार्ट किया तो मुझे भी नहीं पता था कि भाई मेरा कैरियर कहाँ जाएगा, कैसे मैं स्टार्ट करूंगा, कहाँ मैं कैसे बढ़ूंगा। प्लस आप इंडस्ट्री भी शिफ्ट करते हैं, कभी इधर जॉब करते हैं, कभी उधर जॉब करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, प्लस आपको उस समय पता भी नहीं होता कि एग्जैक्टली आपको कहाँ जाना है। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर आपका ऑर्गेनाइजेशन आपकी हेल्प करे। फिर ऑर्गेनाइजेशन का रोल और बढ़ जाता है, बिकॉज व्हाट ऑर्गेनाइजेशन डू, दे प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉइज। उसके बाद आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है रिलेटेड टू वर्क दैट इज सुटेबल टू अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय। तो कोई अगर एक्स एम्प्लॉय है, उसके लिए जो जॉब उसको सूट करती है, फॉर एग्जाम्पल वो ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए परफेक्ट है, तो उसको आप ह्यूमन रिसोर्स की तरफ बढ़ने के लिए बढ़ावा दें। कोई वाई एम्प्लॉय है, हो सकता है वो फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है, तो उसके पास फाइनेंस की सारी एबिलिटीज हैं, तो उसको आप उधर की तरफ डायरेक्ट करें। अगर कोई जेड एम्प्लॉय है, वो मार्केटिंग के लिए काफी अच्छा है, तो ये काम ऑर्गेनाइजेशन का है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन के पास हर तरह के लोग काम कर रहे होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो लोग आपको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं एज ए मेंटर, एज ए कैरियर काउंसलर, कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, चाहे इसी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन में। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इवन ऑर्गेनाइजेस वेरियस वर्कशॉप्स टू गाइड एम्प्लॉइज। बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज जो एमएनसीज होती हैं, वो इस तरह के कैरियर काउंसलिंग सेशंस भी कराती है, प्लस वर्कशॉप्स करवाती है, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द एम्प्लॉइज पर्सनालिटी, एम्प्लॉइज इंटरेस्ट, एम्प्लॉइज लीडरशिप एबिलिटीज, और उसके हिसाब से आपको वो गाइड करने में आसानी होती है उनको। इन दिस वर्कशॉप, अब इन दिस वर्कशॉप में क्या होता है, इन डेप्थ इंटरव्यूज होता है, आपसे काफी बात की जाती है, एचआर के लोग आपसे इन डेप्थ इंटरव्यू करते हैं, कई बार साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स भी होते हैं, सिचुएशंस दी जाती है, उसके बेस पर आपको आंसर करना होता है। सिमुलेशन के काफी सारे गेम्स होते हैं, जैसे रोल प्ले हो गया, केस स्टडी एनालिसिस हो गई, इस तरह की काफी चीजें होती हैं जो यहाँ इस वर्कशॉप में कराया जाता है, सो दैट कि आप एम्प्लॉइज के नीड को प्रॉपरली असेस कर पाए। अब इसके बाद जो स्टेप 3 आता है, वो होता है कैरियर की अपॉर्चुनिटीज। अब आपको आइडेंटिफाई करनी है कैरियर की अपॉर्चुनिटीज में क्या होता है। द बेस्ट मेथड इज डूइंग जॉब एनालिसिस। तो पहले वाले स्टेप में आपने एचआरपी किया था, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जॉब एनालिसिस करना है। अगर आपको जॉब एनालिसिस में कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं एक वीडियो आपके लिंक में डाल रहा हूँ, उसको जरूर देखना, वो पूरा डिटेल में आपको समझा देगा। वैसे मैं यहाँ पर आपको कट शॉर्ट समझा देता हूँ कि जॉब एनालिसिस का मतलब है जितनी भी जॉब के टाइप्स है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो ए कैटेगरी का जॉब है, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, सभी की इंफॉर्मेशन को गैदर करना, उनको कैटेगराइज करना, उसके हिसाब से पे स्केल डिसाइड करना, ये सारा काम जॉब एनालिसिस में होता है। इस स्टेप को करने के लिए सबसे पहले जॉब एनालिसिस करें। जॉब एनालिसिस का क्या मतलब होता है,
ये क्यों करना है? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन को इससे हेल्प मिलती है इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द जॉब। जब आपको यही नहीं पता होगा कि नेचर क्या है जॉब का, तो आप एम्प्लॉय को गाइड क्या करेंगे? मुझे यही नहीं पता मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरह की जॉब्स हो रही है, तो हाउ आई विल बी एबल टू गाइड एम्प्लॉइज? अगर मुझे एम्प्लॉइज को गाइड करना है प्रॉपरली, तो मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरे पास अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं और किस किस डिपार्टमेंट में, ताकि मैं उस हिसाब से एम्प्लॉइज को गाइड कर पाऊं। उनको ट्रांसफर करना पड़ा तो ट्रांसफर भी करेंगे। और बेस्ड ऑन दीज अपॉर्चुनिटीज, जब अपॉर्चुनिटीज का आपको पता चल गया थ्रू जॉब एनालिसिस, आप कैरियर पाथ को गाइड करने में एम्प्लॉइज को हेल्प करते हैं। आप ड्राफ्ट करते हैं कैरियर पाथ कि किस तरह से कोई भी एम्प्लॉय अगर आज फ्रेशर की तरह आया है तो वो किस तरह से धीरे धीरे स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 ऐसे ऑफिसर बनता जाएगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लर्क है तो कल को असिस्टेंट मैनेजर हो जाएगा, असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर हो जाएगा, मैनेजर से मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कैरियर पाथ प्रोवाइड करने पड़ते हैं। देन यू हैव स्टेप 4। अब स्टेप 4 के बारे में बात करते हैं। अब स्टेप 4 में हमें करना क्या है? वी नीड टू मैप, हमें मैपिंग करनी है नीड्स को अपॉर्चुनिटीज के साथ। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन आपके नीड्स को ऑलरेडी एसेस कर चुका है और उसको ऑलरेडी आपके अपने जॉब एनालिसिस के थ्रू उसको अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी पता चल चुका है। अब इसके बाद आपको करना क्या है? दे नीड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉय रिलेटेड टू स्पेसिफिक स्किल। अगर मुझे कोई एम्प्लॉय ऐसा लगता है कि इज वेरी गुड विद फाइनेंस और वो फाइनेंस में अच्छा करेगा, तो मुझे ऑब्वियसली उसको फाइनेंस से रिलेटेड ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मुझे मैपिंग करनी पड़ेगी कि वो वहां पर मैप करता है या नहीं करता। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? यहाँ पे जो मेन चैलेंज आता है वो आता है जब सेम लेवल पे लोग आ जाते हैं। सेम लेवल का मतलब है कि फॉर एग्जांपल असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। अब कुछ लोग फ्रेशर होंगे जो डायरेक्टली रिक्रूट होकर आ गए, कुछ लोग पहले क्लर्क थे, 5 साल क्लर्क पोजीशन पे काम किया है, अब प्रमोट होकर असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पर आ गए। तो अब ये दोनों लोग डिफरेंट टाइम फ्रेम पे अपने कैरियर के सेम पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैपिंग करने में सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। लेट्स कम डाउन टू स्टेप 5। अब स्टेप 5 में क्या होता है? ऑब्वियसली आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना है टू द एम्प्लॉइज। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले एम्प्लॉइज के नीड्स के बेसिस पे उनको कैटेगराइज कर दें कि वो एम्प्लॉय किस तरह का एम्प्लॉय है, वो उसका कैरियर पाथ किस तरह का होगा, उसके हिसाब से आपको कैटेगराइज करें। द सेकंड थिंग इज डेवलप अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ईच कैटेगरी। आपको हर कैटेगरी के लिए बनाना है। क्लरिकल कैटेगरी के लिए अलग तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, मैनेजर कैटेगरी के लिए अलग, लीडरशिप कैटेगरीज के लिए अलग। तो अलग अलग पोजीशन के लिए, अलग अलग कैटेगरीज के लिए आपको अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ेगा। Then the focus should be on the technical skills for those who are working on the ground level. Obviously जो ground level पे काम कर रहा है, सबसे नीचे वाले लेवल पे काम कर रहा है, उनको आपको टेक्निकल स्किल्स सिखानी है। उनका जो पूरा फोकस होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम का, दैट इज ऑन ट्रेनिंग ऑन डिफरेंट सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग ऑन डिफरेंट मशीन्स, बिकॉज दे आर द पीपल हु आर वर्किंग एट द बॉटम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और लोअर डाउन इन द हायरार्की लेवल. On the other side, the people who are working at managerial level, they must be trained in the position of leadership position, conceptual skills, people skills. उनके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है, तो उनको वो चीजें सिखानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वो चीज इंपॉर्टेंट है कि पहले कैटेगराइज करो, कैटेगराइज करने के बाद कैटेगरी के हिसाब से उनको ट्रेन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द फाइनल रिव्यू. तो फाइनल रिव्यू हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें रिव्यू करनी है. सबसे पहले आप ये देखिए कि आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. ये मैं ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से भी बोल रहा हूँ, एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से भी बोल रहा हूँ. एम्प्लॉय को भी यही क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या जो जॉब मैंने चूज की वो सही जॉब है, क्या वो सही कैरियर पाथ है. ऑर्गेनाइजेशन को भी यही देखना है कि क्या मैंने जो मैपिंग की है क्या सही की है. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन माइट गो थ्रू इन द नियर फ्यूचर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज तो आप जैसे चल रहे हैं एक्स पॉइंट पे, लेकिन एक्स से x1 वाले पॉइंट पे चैलेंजेस बदल जाएंगे, कंपटीशन लेवल बदल जाएगा, लीगल रूल्स बदल जाएंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी जो आप सोच नहीं सकते. जैसे आज के डेट में वर्क फ्रॉम होम कॉमन होने लगा है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम के बारे में पहले आज से पहले किसी ने सोचा ही नहीं था. तो अब आपको सारे रूल्स दोबारा रीड्राफ्ट करने पड़ रहे हैं और उसके फिर कैरियर पाथ भी अलग से बनाने पड़ जाएंगे. तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप नियर फ्यूचर को भी समझे, विजनरी बने, सिनेरियो प्लानिंग करें. थर्ड क्वेश्चन, आर वी यूटिलाइजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज टू द ऑप्टिमम लेवल. जो हमारे पास एचआर के लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर काम कर रहे हैं, क्या हम उनको सही तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं? क्या लोगों की सही तरह से काम हो रहा है? मतलब क्या वो अपने स्पेशलाइज्ड एरिया में काम कर रहे हैं, क्या वो अपने इंटरेस्ट एरिया में काम कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कोई मार्केटिंग वाला बंदा है बट इज वर्किंग इन एचआर, वर्किंग इन फाइनेंस, तो ऑब्वियसली वो अपना 100% प्रोडक्टिविटी नहीं देगा. मुझे अभी भी याद आ रहा है एक जॉब इंटरव्यू में मैं टीचिंग के लिए गया था, तो मेरे को वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझसे पूछा क्वेश्चन, हमें वी हैव ओनली वन वैकेंसी एंड दैट इज इन नॉन टीचिंग, वुड यू लाइक टू ज्वाइन. ऑब्वियसली अगर मेरे को जॉब चाहिए तो मैं ऑब्वियसली ज्यादातर लोग मैं देख रहा था लोग हाँ बोल दे रहे थे, लेकिन मैंने वहां पर ना बोल दिया था. मैंने कहा कि सर अगर आप मुझे नॉन टीचिंग में लेंगे तो व्हाट विल हैपन इज आपका और मेरा दोनों का नुकसान है. बिकॉज
आपका इसलिए नुकसान है क्योंकि मेरी प्रोडक्टिविटी वहां नहीं आ सकती, और मेरा इसलिए नुकसान है क्योंकि मेरा कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड है कि हम राइट डिसीजंस लें राइट टाइम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने भी कभी कुछ ऐसा लिया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। What skill set will required in to survive? एम्प्लॉइज के पर्सपेक्टिव से आपको ये सोचना पड़ेगा एज एन इंडिविजुअल कि मुझे और क्या स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, क्या मुझे कोई सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत है, क्या मुझे लीडरशिप सीखने की जरूरत है, क्या मुझे कल्चर सीखने की जरूरत है, क्या मुझे लैंग्वेज सीखने की जरूरत है। तो अपनी नीड्स को आपको खुद भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये चीजें कोई और आपको नहीं बताता, थोड़ा बहुत आपको कोई गाइड कर सकता है, बट बाकी सारी चीजें आपको खुद से करनी पड़ती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कैरियर प्लानिंग क्या है, ये प्रोसेस क्या है, नीड एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर और लाइक और ये सब तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। अगले सेशन में फिर मिलेंगे किसी और के रिक्वेस्ट पे। थैंक यू।